पिछले हफ्ते बहुत ही शर्मनाक और रोंगटे खड़े करने वाली खबर सामने आई कर्नाटका से। कर्नाटका की हासन कॉन्स्टिट्यूएंसी से कई पेन ड्राइव्स मिली जिनमें 2900 से ज्यादा सेक्स वीडियोस थे एक एमपी के। दावा लगाया गया कि वो सारे वीडियोस उस एमपी ने ही रिकॉर्ड करे थे। किस एमपी ने? प्रज्वल रेवन्ना, जो कर्नाटका की हासन कॉन्स्टिट्यूएंसी से करंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। ये वीडियोस फिर यूज करे गए महिलाओं को ब्लैकमेल करने के लिए, ताकि वो महिलाएं उनको सेक्सुअल फेवर्स देती रहे। प्रज्वल भी कोई छोटे मोटे परिवार से नहीं आते। उनके पिताजी है HD रेवन्ना, कर्नाटका में एक MLA। उनके चाचा हैं HD कुमारस्वामी, जो कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं और जनता दल सेक्युलर के पार्टी चीफ है। और उनके दादा हैं HD देवेगौड़ा, जो एक समय में देश के प्राइम मिनिस्टर थे। यही पॉलिटिकल पावर और कनेक्शन प्रज्वल ने मिसयूज करे, क्योंकि कई विक्टिम्स एलिजिडली JDS वर्कर्स हैं या फिर वर्कर्स की बीवियां हैं। और यही प्रज्वल जॉइंट JDS BJP कैंडिडेट थे हासन कॉन्स्टिट्यूएंसी से, जहां वोटिंग हुई 26 अप्रैल को। प्रधानमंत्री मोदी ने उनके लिए कैंपेनिंग भी करी। हासन लोकसभा से NDA के सिर्फ प्रज्वल रेवन्ना 26 अप्रैल को इनके लिए आपका हर वोट मोदी को मजबूती देगा। आयरनी ये है कि मोस्ट JDS वर्कर्स और वोटर्स वोकलिगा कास्ट से एक OBC कम्युनिटी, और पार्टी का कहना है कि इस बैकवर्ड कम्युनिटी की महिलाओं की वो रक्षा करना चाहते हैं। जो पार्टी का सिंबल भी है, उसमें भी एक महिला लेबरर की फोटो है। एक तरफ कांग्रेस MLA लक्ष्मी हेबलकर ने BJP पर आरोप लगाया कि उन्होंने प्रज्वल को अपना कैंडिडेट बनाया, इसके बावजूद कि वो जानते कि उसने कैसी घिनौनी हरकतें करी है। ये सब जानकारी उनको होने के बावजूद अमित शाह जी ने और नड्डा जी और हमारी प्रधानमंत्री कैसे अलायंस पार्टनर किए। जबकि BJP का कहना है कि कर्नाटका में सरकार कांग्रेस की है, उन्होंने क्या किया। और 5 साल पहले 2019 लोकसभा इलेक्शंस में जब JDS और कांग्रेस लड़ाई कर रहे थे, तब तो कांग्रेस भी प्रज्वल को सपोर्ट कर रही थी। सारी पार्टीज कह रही है कि वो महिलाओं की रक्षा करती हैं, पर ये वीडियो सर्कुलेट कैसे करे गए? पब्लिक स्पेसेस जैसे पार्क बेंचेस पर पेन ड्राइव्स रखी गई। और सबसे घटिया बात, करीब 3000 क्लिप्स में 70 महिलाओं की फुटेज कंप्लीटली अनब्लर्ड है। तो अब उन महिलाओं के साथ क्या होगा? आपने तो ये वीडियो क्लिप्स शेयर कर दी जैसे कोई B ग्रेड मूवी की फुटेज हो। और ये प्रज्वल रेवन्ना का केस कोई वन ऑफ केस नहीं है। अगस्त 2023 में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने 762 लोकसभा और राज्यसभा MPs और करीब 4000 MLAs के बैकग्राउंड चेक करे, और पता चला कि 134 लोगों ने सीरियस क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन डिक्लेयर कर रखे हैं। 2009-2019 के बीच लोकसभा MPs जिन पर क्राइम अगेंस्ट वुमेन के आरोप हैं, उनका नंबर 850% तक बढ़ गया। कितनी शर्मनाक बात है कि 140 करोड़ लोगों के देश में वो लोग हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं पार्लियामेंट में, जिन पर सीरियस क्राइम्स के आरोप है। और इसी पॉलिटिकल हिपोक्रेसी का पर्दाफाश मैं करना चाहता हूँ इस वीडियो में, कि कैसे पॉलिटिकल पार्टीज बोलती हैं कि वो महिलाओं के बारे में परवाह करते हैं, पर वो एक्चुअली परवाह बस एक चीज के बारे में करते हैं, वो है पॉलिटिकल पावर। पर प्रज्वल रेवन्ना हो या फिर शेख शाहजहां, गलती बस पॉलिटिकल पार्टीज की नहीं है, गलती आपकी भी है। मुझे 25 मिनट दो, मैं आपको बताता हूँ कैसे। अब ऐसे टॉपिकल इश्यूज पर रेगुलर वीडियो बनाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमें रिसर्च करनी पड़ती है एक टाइम कंस्ट्रेंट मैनर में। इसको सॉल्व करने के लिए मैं कई टूल्स यूज करता हूँ, जैसे परप्लेक्सिटी या फिर ChatGPT को हम यूज करते हैं कई लंबे रिसर्च पेपर्स को समराइज करने के लिए, या फिर हमारी राइटिंग में कुछ लॉजिकल लूपहोल्स ढूंढने के लिए। तो अगर आप AI और ChatGPT को यूज करके अपने काम में एफिशिएंट होना चाहते हो, मैं आपके लिए 3 घंटे की पेड वर्कशॉप रेकमेंड करना चाहता हूँ, जो बिल्कुल फ्री है और जो आपको ऐसे टूल्स यूज करना सिखा देगी। वैसे तो वर्कशॉप पेड है, पर पहले 1000 लोगों के लिए ये बिल्कुल फ्री है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इस वर्कशॉप में प्रॉम्प्टिंग और AI की कुछ टेक्निक्स आपको सिखाई जाएंगी, जो बहुत कम लोग को पता होती है। ये वर्कशॉप नॉन टेक लोगों के लिए भी है, जो ऑपरेशंस, मार्केटिंग या फिर HR में इन्वॉल्व है। और अगर आप फाउंडर हो या फिर एक फ्रीलांसर हो, तो आपके लिए भी यूजफुल हो सकती है। इस वर्कशॉप को 10 लाख से भी ज्यादा लोग अटेंड कर चुके हैं। इस वर्कशॉप में आप सीख सकते हो कि AI की मदद से आप कैसे जॉब ढूंढ सकते हो, कॉम्प्लेक्स डेटा को सॉर्ट या फिर एनालाइज कैसे कर सकते हो, कुछ ही मिनट में कई वीडियोस और एड्स के आइडियाज कैसे जनरेट कर सकते हो, और कई छोटे और बड़े काम आपके बिजनेस के लिए। सीखने की अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि वर्कशॉप बिल्कुल फ्री है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बस पहले 1000 लोग ले, तो ये याद रखना। अब आते हैं वीडियो पर वापस। नौकरी ज्वाइन करने के 4 महीने बाद रेवन्ना मुझे अपने रूम में बुलाता रहा। घर में 6 और महिलाएं कर्मचारी थी, और सब कहते थे कि वो डरते थे जब प्रज्वल घर आता था। घर के कई मेल वर्कर्स ने भी महिलाओं को बताया कि उनको केयरफुल रहना चाहिए।
ये लिखा गया था एक FIR में जो एक 47 ईयर ओल्ड महिला ने दर्ज करी थी 28 अप्रैल 2024 को। इस FIR में उस महिला ने आरोप लगाया कि प्रज्वल और उसके पिताजी HD रेवन्ना ने उनको और उनकी बेटी को 3 सालों के लिए सेक्सुअली हरास किया, जनवरी 2019 से लेकर जनवरी 2022 के बीच। प्रज्वल ही नहीं, उसके पिताजी HD रेवन्ना पर भी उस महिला ने आरोप लगाया कि जब HD रेवन्ना की बीवी उधर होती नहीं थी तो वो महिलाओं को स्टोर रूम में बुलाता था और उनको छूता था, उनकी साड़ी की पिन हटाकर उनको वो सेक्सुअली असॉल्ट करता था। उस महिला ने कहा कि प्रज्वल उनकी बेटी के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता था, पर अल्टीमेटली उनकी बेटी ने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। विक्टिम ने कहा कि उन्होंने FIR तब दर्ज करी जब कई न्यूज रिपोर्ट से उनको पता चला कि प्रज्वल ने कई और महिलाओं को सेक्सुअली हरास किया है। तो कौन थी ये महिलाएं और ये मीडिया रिपोर्ट्स किस चीज के बारे में बात कर रही थी? 25 अप्रैल को कर्नाटका में हासन कॉन्स्टिट्यूएंसी के वोटिंग से एक दिन पहले इंटरनेट पर कई सेक्स वीडियो सामने आए जिसमें इन्वॉल्व था प्रज्वल रेवन्ना। फिर नागलक्ष्मी चौधरी जो कर्नाटका विमेंस कमीशन की चेयरपर्सन है, उन्होंने इस चीज के बारे में कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर और स्टेट पुलिस चीफ को लिखा। अपने लेटर में उन्होंने कहा कि हासन डिस्ट्रिक्ट में कई पेनड्राइव्स बरामद हुई हैं, जिससे क्लियरली पता चला है कि पॉलिटिशियंस ने सेक्सुअल वायलेंस यूज किया है और एक पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होनी चाहिए। पेनड्राइव्स में 2900 से ज्यादा सेक्स वीडियोस मिले जो एलिजिडली प्रज्वल ने खुद रिकॉर्ड करे थे। ये वीडियोस यूज करे जा रहे थे महिलाओं को ब्लैकमेल करने के लिए। इस एविडेंस के बाद कर्नाटका सरकार ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम फॉर्म करी 27 अप्रैल को। प्रज्वल ने कहा कि जो वीडियोस उसके सर्कुलेट करे जा रहे थे वो सारे फेक थे और ये किया जा रहा है लोकसभा इलेक्शंस की वजह से। कुछ समय बाद ही प्रज्वल देश छोड़ के जर्मनी चले गया। कई लोगों ने कहा कि वो देश भागकर चले गया, पर उसके पिताजी HD रेवन्ना ने कहा कि वो भागा नहीं है बल्कि एक प्री प्लान टूर के लिए गया है। वो हर इन्वेस्टिगेशन का सामना करेगा क्योंकि उसको पता नहीं था कि FIR दर्ज होने वाली है उसके खिलाफ। पर इंटरेस्टिंग चीज ये है कि प्रज्वल जर्मनी गया था एक डिप्लोमेटिक पासपोर्ट पे। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट MPs को दिया जाता है जिससे उनको कई प्रिविलेजेस मिलते हैं, जैसे फॉरेन देश में उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता और कई देशों के लिए उनको वीजा नहीं चाहिए होता। पर डिप्लोमेटिक पासपोर्ट पर ट्रैवल करने से पहले आपको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से पॉलिटिकल क्लियरेंस चाहिए होता है। जनवरी 2023 में राज्यसभा ने ये क्लियर भी किया था अपने नोटिस पर, जहां उन्होंने कहा कि डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के लिए पॉलिटिकल क्लियरेंस जरूरी होता है। पर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा कि प्रज्वल ने ऐसा कोई भी क्लियरेंस नहीं लिया उनसे। No political clearance was either sought from or issued by MEA in respect of the travel of the said MP to Germany. कर्नाटका चीफ मिनिस्टर सिद्धरमैया ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को लेटर लिखा कि गवर्नमेंट प्रज्वल का डिप्लोमेटिक पासपोर्ट कैंसिल करे ताकि वो इंडिया इन्वेस्टिगेशन के लिए आ जाए। कर्नाटका सरकार ने एक ब्लू कॉलर नोटिस इशू किया है और इंटरपोल से मदद भी मांगी है प्रज्वल को ढूंढने के लिए। पर प्रज्वल के फादर HD रेवन्ना जो खुद अक्यूज है क्राइम में, उन्होंने कहा कि ये सब कॉन्स्पिरेसी है और उन्होंने कहा कि वो वीडियोस रिलीज करे गए हैं जो 4-5 साल पुराने हैं। तो HD रेवन्ना के हिसाब से वीडियोस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि 4-5 साल पुराने हैं। पर कर्नाटका सरकार ने प्रज्वल के पिताजी HD रेवन्ना को अरेस्ट कर लिया है एक किडनैपिंग केस में। JDS के पार्टी चीफ HD कुमारस्वामी ने प्रज्वल रेवन्ना को सस्पेंड कर दिया और कहा कि वो प्रज्वल को बिल्कुल नहीं बचाएंगे अगर ये केस साबित हो गया। If he has done anything wrong illegally, then he has to face it. That is my demand. Because I don't want to protect him as our family member. वही बीजेपी जो कुछ दिन पहले प्रज्वल रेवन्ना के लिए कैंपेनिंग कर रही थी, जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये हमारी गलती थोड़ी है, ये तो JDS की गलती है, वो संभालेंगे। पर क्या इसमें बीजेपी की गलती नहीं है? उनको उसके बारे में जानकारी नहीं थी? पता लगाते हैं। 1 जून 2023 को प्रज्वल रेवन्ना ने बैंगलोर के सिविल कोर्ट में एक पिटीशन फाइल करी थी और कहा था कि 86 मीडिया आउटलेट्स और 3 लोग कुछ वीडियोस के बारे में बिल्कुल बात नहीं कर सकते क्योंकि जो वीडियोस फैलाए जा रहे थे वो फेक न्यूज है। अगले दिन 2 जून को कोर्ट ने उनकी बात मान ली और इन सब लोगों को मना कर दिया कि वो वीडियोस के बारे में बात करें। इनमें से एक थे प्रज्वल के ड्राइवर कार्तिक, जिन्होंने 3 महीने पहले मार्च 2023 में कहा था कि वो रेवन्ना परिवार के साथ काम नहीं करेंगे 7 साल काम करने के बाद। कुछ लोगों ने कहा कि कार्तिक रेवन्ना परिवार का मानो एक सदस्य ही था और उसके पास उनके फोन्स और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की फुल एक्सेस थी। पर परिवार के साथ लड़ाई हो गई जिसकी वजह से वो इन वीडियोस के लिए ब्लैकमेल करने लगा परिवार को।
पर 6 महीने बाद दिसंबर 2023 को कार्तिक ने एक एफआईआर दर्ज करी प्रज्वल के खिलाफ, जहां उन्होंने कहा कि प्रज्वल ने कार्तिक और उनकी बीवी को किडनैप कर लिया क्योंकि वो अपनी 13 एकड़ की जमीन प्रज्वल को नहीं दे रहे थे। कार्तिक ने कहा कि उन्होंने नौकरी छोड़ी क्योंकि वो मेरी जमीन भी लेना चाहते थे और मेरी बीवी को मार रहे थे, इसलिए मैंने लड़ाई स्टार्ट करी अपनी जमीन वापस लेने के लिए। ಬಿಟ್ಟರೆ ಕಾರಣ ಏನಂತಾರೆ, ಇದೇ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೆದರಿಸಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಮೀನನ್ನ ಬರ್ಸ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆಲ್ಲ ಹೊಡೆದು ಹಿಂಸೆ ಕೊಟ್ಟು ನನಗೂ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಜಮೀನನ್ನ ಬರ್ಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಹಂಗಾಗಿ ನಾನು ಅವ್ರ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ. पर कार्तिक की लड़ाई कोई छोटे मोटे परिवार के साथ नहीं है। अगर आपको लगता है कि कांग्रेस में डायनेस्टी है तो आप जेडीएस पार्टी से नहीं मिले। प्रज्वल का फैमिली बिजनेस ही पॉलिटिक्स है और उनके करीब 9 फैमिली मेंबर्स एक्टिव पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है। प्रज्वल एमपी हैं, उनके भाई एक एमएलसी, माँ जिला पंचायत मेंबर और फादर एक एमएलए। चाचा कर्नाटका के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं और जेडीएस के पार्टी चीफ, जिनकी बीवी एक एमएलए है और बेटा भी एमपी और एमएलए इलेक्शंस लड़ चुका है। और प्रज्वल के दादाजी एचडी देवेगौड़ा जो देश के प्राइम मिनिस्टर थे और पार्टी के प्रेसिडेंट है। कर्नाटका के मौसम के हिसाब से ये परिवार डिसाइड करता है कि वो बीजेपी के साथ लड़े या फिर कांग्रेस के साथ। सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो ये परिवार कर्नाटका का नीतीश कुमार है, जिनकी अंतर्यात्मा कुछ सालों बाद जागती रहती है। इस परिवार के साथ कार्तिक लड़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके बाद कार्तिक जी देवराज गौड़ा के पास गए, एक एडवोकेट और बीजेपी लीडर। अब जी देवराज गौड़े कोई छोटे मोटे पॉलिटिकल लीडर नहीं है बीजेपी के, वो 4 साल से प्रज्वल के खिलाफ लड़ रहे थे। इनफैक्ट 2019 में ही उन्होंने एक लीगल केस फाइल किया प्रज्वल के खिलाफ कि उन्होंने अपने 2019 की एफिडेविट में गलत इन्फॉर्मेशन भरी है। और 4 साल बाद इस चीज के लिए वो कर्नाटका हाईकोर्ट भी गए प्रज्वल को डिस्क्वालीफाई करने के लिए। हाईकोर्ट ने प्रज्वल को डिस्क्वालीफाई भी कर दिया था, पर सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज पर रोक लगा दी। अब आप सोच रहे होंगे कि भला एक बीजेपी लीडर इतनी लड़ाई क्यों कर रहा था एक जेडीएस लीडर के खिलाफ? 2 कारण। पहली बात कि 2019 में बीजेपी और जेडीएस एक साथ नहीं थे, बल्कि कांग्रेस और जेडीएस एक साथ थे। और दूसरी बात कि डी देवराज गौड़ा ने 2023 के कर्नाटका इलेक्शंस लड़े थे बीजेपी के लिए। किसके खिलाफ? प्रज्वल के पिताजी एचडी रेवन्ना के खिलाफ। इसे कई जेडीएस सपोर्टर्स कह रहे हैं कि सी देवराज तो ये करेंगे ही क्योंकि रेवन्ना परिवार उनका पॉलिटिकल ओपोनेंट है, पर ये एक लॉजिकल फैलेसी है, यानी कि एक बुरा आर्ग्यूमेंट है जिसको कहा जाता है एड होमिनम। जब आर्ग्यूमेंट को अटैक करने की बजाय आप आर्ग्यूमेंट देने वाले को अटैक करते हो। तो जेडीएस ने सी देवराज के बारे में तो क्लैरिफिकेशन दे दी, पर ये नहीं बताया कि वीडियोस का क्या। नौकरी छोड़ने के बाद कार्तिक सी देवराज गौड़ा के पास पहुंचे मदद मांगने के लिए, जहां उन्होंने उनको प्रज्वल के कई फोटोज और वीडियोस दिखाए। सी देवराज ने कहा कि प्रज्वल की पोल खोलने के लिए वो चाहता था कि कई विक्टिम्स मीडिया के सामने आए, पर उनको डर था कि उन महिलाओं की बदनामी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि उन महिलाओं की रिस्पेक्ट के लिए उन्होंने वीडियोस रिलीज नहीं करे, नहीं तो उनके घर में कलेश हो जाता। अगर किसी महिला ने सुसाइड कर ली होती तो कौन जिम्मेदार होता? एक और चीज थी कि मीडिया इन वीडियोस के बारे में बात नहीं कर सकती थी क्योंकि कर्नाटका के सिविल कोर्ट ने ही एक ऑर्डर दिया था कि कोई भी मीडिया हाउस इसको कवर नहीं कर सकता। ये सिचुएशन है हमारी लीगल सिस्टम की कि एक पॉलिटिशियन के सेक्स वीडियोस कोई भी मीडिया कवर ना कर पाए। पर जब दिसंबर 2023 में सी देवराज को पता चला कि बीजेपी प्रज्वल को अपना एनडीए कैंडिडेट बनाना चाहती है 2024 के इलेक्शंस के लिए, तो सी देवराज ने बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट BY विजेंद्र को एक लेटर लिखा। उन्होंने कहा कि अगर हमने जेडीएस के साथ हाथ मिलाया और प्रज्वल को हासन से नॉमिनेट किया तो ये वीडियोस हमारे खिलाफ एक ब्रह्मास्त्र की तरह यूज किए जा सकते हैं, क्योंकि हम एक रेपिस्ट के परिवार के साथ मिल जाएंगे। उन्होंने बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट को यह भी कहा कि वो बड़े नेशनल लीडर्स को ये बात बता दें कि वो हासन कॉन्स्टिट्यूएंसी में रेवन्ना परिवार के साथ काम ना करें। अब हमें नहीं पता कि बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट ने ये बात सुनी या फिर नहीं, पर जब उनसे पूछा गया कि इसके बारे में उनको कोई जानकारी है तो उन्होंने मना कर दिया। Even I was reading the newspaper that Devraj has written a letter to Vijendra, party president. I'm not aware of this. अब ये क्लियर नहीं है कि पेन ड्राइव लीक किसने करी। देवराज गौड़े कहते हैं कि कार्तिक ने पेन ड्राइव कांग्रेस के लीडर्स को दी, जबकि कार्तिक कहते हैं कि उन्होंने तो पेन ड्राइव बस देवराज गौड़ा को ही दी है। पर ये सबसे इम्पोर्टेंट इशू नहीं है। इम्पोर्टेंट इशू ये है कि इस देश में 140 करोड़ लोग हैं। इन लोगों के लिए 542 लोग चुने जाते हैं लोकसभा में रिप्रेजेंट करने के लिए, और एक आदमी की पेन ड्राइव में 2019 सेक्स वीडियोस मिले एक एमपी के। कैसा देश है ये? पर हमें ये जरूर पता है कि ये वीडियो सर्कुलेट करे गए कई पेन ड्राइव्स को डिस्ट्रीब्यूट करके पब्लिक प्लेसेस में, जैसे पार्क की बेंचेस में।
इसलिए एचडी कुमारस्वामी जेडीएस के पार्टी चीफ ने दावा किया है कि डीके शिव कुमार कर्नाटका के कांग्रेस डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ने ये पेनड्राइव जानबूझ के लीक कराई और वीडियोस भी अनब्लर नहीं करे ताकि जेडीएस को चोट तो पहुंचे ही पहुंचे, महिलाओं को भी चोट पहुंचे। इससे आपको पता चलना चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टीज कितनी मॉरली करप्ट होती हैं। बीजेपी कई बार महिलाओं की सुरक्षा के बारे में बात करती है, पर जब किसी बीजेपी लीडर पर घिनौने आरोप लगते हैं तो मीडिया प्रेशर के बाद ही उनको हटाया जाता है। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि दोषी पर सख्त कार्रवाई होगी। कोई भी व्यक्ति चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर वो महिलाओं के सम्मान के साथ खिलवाड़ करता है तो उसे बख्शा नहीं जाना चाहिए। और दूसरी तरफ बीजेपी कहती है कि हमारी दिक्कत थोड़ी है, वो तो जेडीएस के कैंडिडेट है। इसी हिपोक्रेसी के बारे में मैंने वॉशिंग मशीन वीडियो में बात करी थी, जब बीजेपी एक तरफ ये कहती है कि हमारी पार्टी में कोई करप्शन अलाउड नहीं है, पर दूसरी तरफ उन्हीं लीडर्स को अपनी पार्टी में डाल देती है जिनके खिलाफ एक टाइम पर उन्होंने कई स्पीचेस दी थी। अशोक तंवर के खिलाफ कार्रवाई होगी, ये कहां तक नहीं कहा था? क्या टिकट देना ये कार्रवाई है क्या? जो हमें क्लियरली दिखाता है कि पॉलिटिकल पार्टीज मेनली एक चीज की परवाह करती हैं, पावर। नहीं तो क्या कोई अनब्लर्ड वीडियो शेयर करता कई महिलाओं के? अनफॉर्चुनेटली वो महिलाएं जो सामने भी आती है उनको बहुत भुगतना पड़ता है। जैसे एक 47 ईयर ओल्ड डोमेस्टिक वर्कर जिसने कंप्लेन फाइल करी थी एचडी रेवन्ना और प्रज्वल के खिलाफ, उनके परिवार ने ही उस महिला पर ब्लेम डाला कि वही इस परिवार में जाती थी ऐसी चीजें करने के लिए। और फिर लोग पूछते कि महिलाएं सेक्सुअल क्राइम्स रिपोर्ट क्यों नहीं करती, क्योंकि अगर वो रिपोर्ट करती हैं तो या तो उनको समाज ही त्याग देता है या पॉलिटिकल पार्टीज। महिलाओं के बारे में किसको टेंशन है? मेन गेम तो इलेक्शंस है। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। 28 अप्रैल 2024 को तृणमूल कांग्रेस की लीडर सुष्मिता देव ने बीजेपी को अटैक किया कि वो प्रज्वल के सेक्स क्राइम्स के बारे में जानते थे पर उन्होंने कुछ किया नहीं। A former BJP candidate, Devraj Gowda, says that he had brought the entire sex scandal to the notice of the Home Minister Amit Shah and Prime Minister Modi, but no attention was paid. अब आयरनी है कि टीएमसी खुद एक मेजर सेक्स क्राइम के बारे में घिरी हुई है, क्योंकि उनके लीडर शेख शाहजहां पर बंगाल के संदेशखाली इलाके से कई महिलाओं ने आरोप लगाया। अब पॉलिटिकल पार्टीज इतनी हिपोक्रेसी करती क्यों है, ये आप समझ जाओगे जब आप शेख शाहजहां के बारे में जानोगे। शेख शाहजहां को उनके सपोर्टर्स बुलाते हैं बेताज बादशाह। उन पर आरोप लगाया गया कि संदेशखाली के इलाके में उन्होंने कई लोगों की जमीन इलीगली हड़प ली और कई महिलाओं को सेक्सुअली असॉल्ट किया। ছিলাম এখান থেকে 7-8 মাস আগে, ও আসবে বলে আমি ঠিক 8টা পৌনে 8টা হবে আমি বসেছিলাম। এবার ওরা 3 জন আসছে, আমি নাম বলছি না, কিন্তু ওরা 3 জন আসছে। এসে আস্তে আস্তে ওখানে আমি বসে আছি, একা দেখে আর হাত ধরে ফেলেছে। একজন হাত ধরে ফেলে ওরা টেনে নিয়ে যাচ্ছে। যেই আমি চিল্লে উঠেছি, মুখ চেপে ধরেছে। ধরতে আমি সেভাবে জোর করে তবু নিয়ে যাই কিছুটা পথ, নিয়ে গিয়ে ওখানে সামনে নিয়ে গিয়ে যখন আলো পড়লো দেখতে পাই যে ওর মুখ আমি চিনতে পারি, আমার মুখ ও চিনতে পারে, আর দুজন যারা ছিল তাদের মুখ আমি দেখতে পাইনি, চিনতে পারিনি। তো যদি ওনার এতে যদি কাজকর্ম করি তাহলে আমাদের সংসারটা হয়তো চলবে। এবার তাদের হেফাজতে কাজ করতে গেলে কিছুদিন কাজ করার পর টাকা চাইতে গেলেই মারবে। টাকা চাইলে হবে না, কাজ করে যাও, টাকা চাইলে হবে না, উনি যা বলবে তাই শুনতে হবে। अब आपको लगेगा कि इधर बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, जिनको भारी संख्या में महिलाओं से वोट्स मिलते हैं, वो इन महिलाओं को सपोर्ट करेंगी। नहीं, उल्टा ममता बनर्जी ईडी को क्रिटिसाइज करने लग गई, जो शेख शाहजहां के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आए थे बंगाल में। Now, last week, while speaking in the Bengal Assembly, West Bengal Chief Minister not only called the victims of Sandesh Khali masked workers of BJP, but also called Sheikh Shahjahan a target of the ED. जब कलकत्ता हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया कि शेख शाहजहां का केस सीबीआई में ट्रांसफर हो जाए, तो ममता बनर्जी इस डिसीजन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक चली गई। Mamata government has now moved the Supreme Court challenging the Calcutta High Court order. हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया था वेस्ट बंगाल की सीआईडी को कि वो शेख शाहजहां को सीबीआई के ऑफिस में लेकर आए 5 मार्च 2024 को 4:30 बजे, पर सीआईडी ने ऐसा किया नहीं। कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता बनर्जी को ये तक कहा कि वो एक अक्यूज को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है। तो एक केस में आप जेडीएस और बीजेपी पर दोष डाल सकते हो, दूसरे केस में आप तृणमूल कांग्रेस पर दोष डाल सकते हो, पर अपने आप पर कब दोष डालोगे, ये मैं क्यों कह रहा हूँ, इस कहानी को सुनो। यह है डेरा सच्चा सौदा के चीफ गुरमीत राम रहीम, जिनको 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई थी क्योंकि उन्होंने 2 महिलाओं का रेप किया था। ये कोई ऑन गोइंग केस नहीं है, ये कन्विक्शन है।
Gurmeet Ram Rahim Singh, who claims to have millions of followers, was found guilty of raping 2 women 15 years ago. सुप्रीम कोर्ट ने सारा एविडेंस देखा और बोला कि गुरमीत राम रहीम ने 2 महिलाओं का रेप किया है, इसलिए वो उनको 20 साल की सजा सुनाएंगे। अब जो आगे आप सुनोगे ना, उससे आपके रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए। जनवरी 2024 में उनको 50 दिन की पैरोल दी गई, यानी कि वो 50 दिन जेल के बाहर बिता सकते हैं। ये उनकी 9th पैरोल थी 4 साल में। ये आप तारीखे की लिस्ट देख लो। तो हमारी सरकार रेगुलरली कन्विक्टेड रेपिस्ट को बोल रही है कि अब थोड़ा समय जाओ और जेल के बाहर स्पेंड करके आओ। क्यों? क्योंकि ये एक आदमी पंजाब और हरियाणा के इलेक्शंस हिला सकता है। गुरमीत राम रहीम कहता है कि उसके 5 करोड़ फॉलोअर्स हैं, मेनली हरियाणा और पंजाब में, और इसी वजह से कई पॉलिटिशियंस उसके पास आते हैं सर झुकाकर, ताकि उनको कुछ वोट्स मिल जाए। जैसे 2007 में उसने पंजाब के स्टेट इलेक्शन के लिए कांग्रेस को सपोर्ट किया था। अब इलेक्शन में जीत अकाली दल और बीजेपी अलायंस की हुई थी, पर इसके बावजूद मालवा इलाके में, जहां उसके डेरा के सबसे ज्यादा फॉलोअर्स हैं, उधर की 21 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में मेनली जीत कांग्रेस की ही हुई थी। हरियाणा के 2014 के असेंबली पोल्स के लिए डेरा ने इस बार बीजेपी को सपोर्ट किया और राम रहीम के कई फॉलोअर्स ने प्रधानमंत्री मोदी की रैली अटेंड करी। वोटिंग से पहले बीजेपी के इंचार्ज कैलाश विजयवर्गीय पार्टी के 40 कैंडिडेट्स को लेकर गए राम रहीम के आशीर्वाद के लिए। उस साल पहली बार बीजेपी ने अपने बलबूते हरियाणा में सरकार बनाई। तो क्या गलती बस पॉलिटिकल पार्टीज की है? एक चीज जो आप नोटिस करोगे वो है कि ये सारे लीडर अपने इलाके के बाहुबली हैं, और पॉलिटिकल पार्टीज भी इन लीडर्स के पीछे इसलिए ही भागती हैं क्योंकि वो उनको इलेक्शन जिता सकते हैं। नहीं तो क्यों भला बीजेपी ब्रिजभूषण सिंह के बेटे को बोलेंगे कि तुम किशनगंज से लड़ो, क्योंकि बीजेपी ये दिखाना चाहती है कि वो ब्रिजभूषण के साथ नहीं है, पर उसकी रिसोर्सेज जरूर यूज करना चाहती है इलेक्शन जीतने के लिए। भला क्यों नहीं तो कांग्रेस लाल सिंह चौधरी को अपना कैंडिडेट बनाएगी उधमपुर से, वही आदमी जिसने कठुआ रेप अक्यूज के लिए रैली निकाली थी। तो पार्टीज इन दरिंदों के पीछे इसलिए ही भागती हैं क्योंकि ये लोग इलेक्शन जीत सकते हैं। अगर आप इसके बारे में और समझना चाहते हो तो मैं आपको स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा मिलिंद वैष्णव की ये बुक व्हेन क्राइम पेस। मिलिंद वैष्णव ने 2004 और 2014 के बीच कई कैंडिडेट्स देखे जनरल इलेक्शंस में, और उन्होंने उनको 2 भागों में डिवाइड कर दिया, एक जिनके क्रिमिनल रिकॉर्ड थे और दूसरे जो एकदम साफ थे। और उन्होंने देखा कि वो लोग जिनके क्रिमिनल रिकॉर्ड थे उनकी 18% चांस थी जीतने की, और वो लोग जो बिल्कुल साफ थे उनकी 6% चांस थी। तो एक आदमी जो एक कन्विक्टेड रेपिस्ट है उसको कई सरकारें पैरोल देती रहती हैं क्योंकि वो आदमी इलेक्शंस की हवा बदल सकता है, क्योंकि कई लोग कन्विक्शन के बाद भी उसके फॉलोअर्स हैं। क्या बोलता है हमारे समाज के बारे में? ये चीज हमारे देश में हो रही है 2 चीजों की वजह से। पहली चीज है कि ये लीडर्स अपने इलाके में बहुत पॉपुलर हैं। इन इलाकों में गवर्नेंस सिस्टम इतना बुरा है कि कोई सरकार एक आम आदमी की मदद नहीं कर सकती, इसलिए काम करवाने के लिए एक आम आदमी को एक बाहुबली लीडर के पास ही जाना पड़ता है, क्योंकि इन लीडर्स के पास दोनों भैंस है और लाठी भी। जहां कोर्ट कचहरी के चक्कर को सालों लग सकते हैं केस को सॉल्व करने के लिए, बाहुबली नेता कुछ ही मिनट में अपने डर से कोई भी डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर देते हैं। मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश में एक नॉन गैंगस्टर था, पर इसके बावजूद वो असेंबली इलेक्शंस 5 बार लगातार जीता। इसलिए मिलिंद वैष्णव कहते हैं कि ये लीडर्स अपने क्राइम्स के बावजूद इलेक्शन नहीं जीतते, बल्कि क्राइम्स की वजह से जीतते हैं। मिलिंद वैष्णव कहते हैं कि हमारी पॉलिटिक्स में कई क्रिमिनल कैंडिडेट्स आते हैं जो अपनी मार्केटिंग करते हैं कि हम रॉबिन हुड है, तो ये लोग अपने इलाके के मसीहा बन जाते। जैसे अतीक अहमद कई गरीबों की शादी करवाते और चैरिटी करते, इसलिए कई वोटर्स इन लीडर्स के चपेट में आ जाते। तो क्या हुआ कि अतीक अहमद ने मर्डर कमिट करे, दिल का तो साफ है, इसीलिए कई कैंडिडेट्स अपने क्रिमिनल रिकॉर्ड्स खुल्लम खुल्ला बताते। लुच्चे में लुच्चे, बदमाश में बदमाश, बता मेरे से बड़ा बदमाश कौन था? चल अच्छा जितने लेते बता। मैं तो बेटे 12-13 साल के लिए मारम मारी और मर्डर शुरू कर दिए थे। मैं तो ये तो खेल खाल में खेल लिए मैंने मर्डर शर्डर के काम। सही बात भाई क्या करें, अब तो बालक बड़े हो गए, हमें शरीर चोला पहनना पड़ रहा, लोग पता नहीं इतना आपको क्या समझने लगे। पहला मर्डर 12 साल की उम्र में कर दिया था। क्या वो 12 साल की उम्र? क्विंट की एक रिपोर्ट ने दिखाया कि शेख शाहजहां के खिलाफ 4 साल में 43 केसेस फाइल करे गए थे, पर फिर भी उसका बोलबाला था। 2021 में जब बंगाल में साइक्लोन यास की वजह से तनाव पैदा हुआ, तब सिद्दीकुल्ला चौधरी जो एक पॉलिटिकल लीडर थे, वो संदेश खाली के पास गए रिलीफ मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, पर उस इलाके में घुसने से पहले ही उनको 200 लोगों ने रोक दिया। क्यों? आप इधर कुछ डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते
ये बेताज बादशाह का इलाका है, शेख शाहजहां का इलाका। इस तरीके का इन लीडर्स को सपोर्ट मिलता है। अब आप पूछोगे कि अगर ये लीडर इलीगली किसी की जमीन हड़प ले तो मैं समझ सकता हूँ कि लोग इसको क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये कोई कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर रहा है। पर सेक्सुअल क्राइम के बाद कोई ऐसे लीडर्स को क्यों सपोर्ट करेगा? इसके पीछे मेन कारण है जिस तरीके से महिलाओं को हमारे समाज में ट्रीट किया जाता है। इसके बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया था जहाँ मैंने डिस्कस करी थी हमारे देश की रेप प्रॉब्लम, जहाँ किसी भी रेप या सेक्सुअल क्राइम के बाद फोकस विक्टिम पर होता है और ना कि क्रिमिनल पर। क्यों अपनी बॉडी दिखाती है? क्यों दिखाती है? आदमी जोश में आके गलत काम कर जाता है। ऐसा ही हुआ था उस 47-year-old डोमेस्टिक वर्कर के साथ जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रज्वल रेवन्ना और उसके पिताजी के खिलाफ आरोप लगाए। पर उस महिला के परिवार ने क्या कहा कि महिला ने ही कुछ गलत किया होगा। ताली तो दो हाथ से ही बजती है। एक हाथ से ताली नहीं बजती, दोनों बजते जिस बजते से यो से कहना मेरा। तो ऐसे लीडर्स की इतनी स्ट्रॉन्ग इमेज बन जाती है अपने सपोर्टर्स के बीच कि वो मानने के लिए तैयार नहीं होते कि मेरा लीडर ऐसा कुछ कर सकता है। इस चीज में महिलाओं की भी गलती है। डॉक्टर उर्वशी सैनी जो एक सोशल एंटरप्रेन्योर और एजुकेटर हैं, वो कहती है कि महिलाएं कैंडिडेट्स के खिलाफ वोट नहीं देते जो सेक्सुअल क्राइम्स में इन्वॉल्व होते हैं। एक कारण की वजह से कि वो अपने घरेलू कामों में इतनी बिजी हैं, और दूसरा कारण है कि कई महिलाओं ने ये एक्सेप्ट ही कर लिया है कि हमारे समाज में सेक्सुअल क्राइम्स बहुत नॉर्मल सी बात है, ये तो होता रहता है। जनानी तो नीचे आ गया, चाहे किसी बड़ी हो, किसी भी चाहिए। तो अगर आप डिस्गस्टेड फील कर रहे हो कि हमारे देश के 542 लोकसभा एमपीज में से एक आदमी है जिसके पेनड्राइव में से 2900 से ज्यादा सेक्स वीडियोस मिले, तो आपको दो चीजें करने की जरूरत है। पहली चीज है कि अपने आप को एजुकेट करो कि आपका कैंडिडेट है कौन। अपने लोकसभा कैंडिडेट्स के क्रिमिनल रिकॉर्ड्स के बारे में अपने आप को एजुकेट करो whoismyneta.com पर जाकर। जब तक आप क्रिमिनल रिकॉर्ड्स के बेसिस पर वोट नहीं करोगे तो पॉलिटिकल पार्टीज भला कैंडिडेट क्यों चूज करें क्रिमिनल रिकॉर्ड के बेसिस पर। दूसरी चीज है कि अपना माइंडसेट बदलो महिलाओं के बारे में। मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखा है देश की रेप प्रॉब्लम्स के बारे में, जहां मैंने बात करी थी कि प्रॉब्लम्स तब से ही स्टार्ट हो जाती हैं जब हम छोटी सी उम्र से ही लड़के और लड़कियों को सेपरेट रखने लग जाते हैं, जिस वजह से जो उनको बॉलीवुड सिखाता है लड़के और लड़कियों के बारे में वो सब मान जाते हैं। तो सोल्यूशन ये है कि हम और ज्यादा क्रॉस जेंडर इंटरेक्शन करें छोटी सी उम्र से ही, लड़कों और लड़कियों को एजुकेट करें जेंडर एटीट्यूड्स के बारे में, सेक्सिस्ट कंटेंट के खिलाफ अपनी आवाज उठाएं और रेपिस्ट की हायर कन्विक्शन की मांगे करें। और ये सब नहीं कर सकते तो अपनी आवाज ही उठा लो। कई महिलाएं बहुत साहस के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रही हैं जहां उन्होंने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी है। आप अपनी आवाज तो उठा ही सकते हो ना। फाइनली आप मेरा ये वीडियो भी देख लेना इसके बाद, और इस वर्कशॉप को भी चेकआउट करना जो पहले 1000 लोग के लिए फ्री है, ताकि आप ये सीख सको कि आप AI और ChatGPT को कैसे यूज कर सकते हो अपने करियर में ग्रोथ लाने के लिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है।